अ, जी, ऑडियो से तो मैं पढ़ाई कर लेता हूँ, लेकिन क्या है कि मुझे सबसे पहले तो देखने का फेस, जैसे मान लो और लोग देखते हैं तो मुझे भी दुख होता है कि भाई हाँ, काश मैं भी कर सकता, लेकिन कोई नहीं। होता है, क्या कर सकते हैं, अब तो ईश्वर की देन है, इसमें अपन भी कुछ नहीं कर सकते हैं। दर्शन न्यूज, जो है आपका अपना विश्वास। दर्शकों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपका दर्शन न्यूज में, जो है आपका अपना विश्वास। जी हां, आज हम बात करेंगे उस छात्र की जिस छात्र ने जन्म से ही दृष्टिहीनता का सामना करा है, और आज उसका नाम है रोहित दौलतानी। रोहित दौलतानी बचपन से ही, जन्म से ही दृष्टिहीनता का सामना करते हुए यहाँ तक पहुँचा। उसने कभी सोचा नहीं होगा कि बीए की परीक्षा पास करने के बावजूद उसे भगवान की दी हुई दृष्टिहीनता का इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो दर्शकों, अब हम देखते हैं कि रोहित का एग्जाम किस तरह से रोहित ने एग्जाम दिया और रोहित क्या एग्जाम देकर आ रहा है। तो देख लीजिए, आप रोहित को देखेंगे कि एग्जाम सेंटर से रोहित बाहर आ रहा है। अब हम रोहित से भी बात करेंगे कि रोहित ने किन कठिनाइयों को सामना किया, तक इस एग्जाम हॉल तक पहुंचा पाने में जिन लोगों ने मदद की है, उसमें से मुख्य चरमेश शर्मा जी से हम बात करते हैं। जी सर, आपने आपका पहले आप नाम बताइए। चरमेश शर्मा। सर, आपने किस तरह से रोहित को मदद करी और रोहित आपको किस तरह से मिला था, जब इसकी क्या कंडीशन थी, और आज रोहित को आप मदद करने के बाद में हम रोहित से भी बात करेंगे। तो आप हमें बताइए कि आपने किस तरह से रोहित के लिए परिश्रम करा और किस तरह से रोहित के लिए आपने लोगों से और प्रशासन से, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से गुहार लगाई है। देखिए, रोहित को जो आज परीक्षा दी है, इसकी जो सहायता की है, वो तो ईश्वरीय कृपा ही है। क्योंकि रोहित जब मेरे पास आया था तो जो परिस्थिति थी, कुछ 4-5 दिन बाद ही रोहित की बीएड की परीक्षा थी, और विश्वविद्यालय में जो संशोधन की कोई सी भी फार्म में जो प्रक्रिया है वो बहुत पहले पूरी हो चुकी थी। कोई तरीका नहीं था कि रोहित को दोबारा परीक्षा की अनुमति मिले, नया प्रवेश पत्र नए कोर्स में जारी हो। तो ऐसी स्थिति में मुझे भी मन में मैं बहुत दुखी था कि रोहित के साथ क्या होगा। लेकिन ये ईश्वरीय कृपा रही कि जब हमने प्रयास शुरू किए, सबसे पहले इस मामले में हम जिला कलेक्टर साहब से मिले, और जिला कलेक्टर रेणु जयपाल जी ने, मतलब जैसे मानवता उनके अंदर समा गई हो, रोहित और इनके दूसरे दृष्टिहीन भाई जतिन को उन्होंने देखा, तो उन्होंने 1 घंटे तक लगातार परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान के शिक्षा सचिव श्री भवानी सिंह देथा जी से, विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक से, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से और अजमेर यूनिवर्सिटी के लोगों से भी उन्होंने जानकारी ली बीएड परीक्षा में। उन्होंने भरसक प्रयास किए और उनको विश्वविद्यालय ने आश्वस्त भी किया था कि वो कार्रवाई करेंगे, संशोधन करेंगे। लेकिन अगले 2-3 दिन तक भी विश्वविद्यालय ने संशोधित प्रवेश पत्र जारी नहीं किया। तो इसी बीच में हमने, मेरे परिचित श्री सुदर्शन लड्डा जी, जो बूंदी के ही हैं, बूंदी के वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय श्री मदन मिश्र जी के पुत्र हैं, राजस्थान हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं, तो उनसे मैंने आग्रह किया कि भैया ऐसा मामला है और इसमें आपको हेल्प करनी है, बच्चे का जीवन का सवाल है। क्योंकि रोहित बहुत उत्सुक था परीक्षा देने के लिए, इसकी बहुत आतुरता थी। ये बार बार ये कह रहा था कि भैया मुझे तो परीक्षा देनी है, किसी भी परीक्षा देनी है, और इसकी मायूसी मुझसे देखी नहीं जा रही थी कि रोहित कितना दुखी हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमने हाई कोर्ट में भी प्रयास किए, उनको भी, सुदर्शन लड्डा जी को मैंने सारे तथ्यों से अवगत करवाया, इस मामले के जो भी तथ्य थे। जिला कलेक्टर साहब ने जो पत्र लिखा था उसकी भी प्रति उनको भेजी, और राजस्थान हाई कोर्ट में भी जब ये मामला सोमवार को प्रस्तुत किया गया, तो उसी दिन जो माननीय न्यायाधिपति थे, उन्होंने अर्जेंट श्रेणी में इसको सूचीबद्ध कर लिया, और 2 दिन बाद ही इसकी सुनवाई, उन्होंने 30 तारीख को इसकी सुनवाई रख ली। और 30 तारीख को जब इस मामले की सुनवाई तय थी, क्योंकि उससे 2 दिन पहले ही विश्वविद्यालय के जो अधिवक्ता हैं आर.ए. कट्टा जी, तो उनको हमारे अधिवक्ता ने, जो रोहित के अधिवक्ता हैं लड्डा जी, उन्होंने कॉपी दे दी थी याचिका की। तो उस दिन सुनवाई थी, तो विश्वविद्यालय को भी अपना पक्ष रखना था। तो आर.ए. कट्टा जी और महेंद्र दाकड़ जी, जो विश्वविद्यालय के अधिवक्ता हैं, वो भी इस बात से सहमत थे, और मानवीय दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया विश्वविद्यालय की तरफ से कि एक नेत्रहीन छात्र को परीक्षा देने में विश्वविद्यालय को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अपने विश्वविद्यालय को जो विधिक राय दी, दोनों अधिवक्ताओं में, जो छात्र के अधिवक्ता हैं और विश्वविद्यालय के अधिवक्ता हैं, उनमें केस की सुनवाई से पहले चर्चा हो गई, विधिक बिंदुओं पर चर्चा हुई, छात्र के भविष्य को लेकर चर्चा हुई, और एक सहमति बन गई कि रोहित का प्रवेश पत्र जारी होगा और इसे परीक्षा में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
हमारे अधिवक्ता ने सारी स्थिति से हमें अवगत करवाया। तो उसके बाद अधिवक्ता ने विश्वविद्यालय के अधिवक्ता से कहा कि आप आज ही प्रवेश पत्र मंगाइए, क्योंकि उस दिन तक प्रवेश पत्र जारी नहीं हुआ था और ये छात्र के भविष्य का सवाल था, तो टाल नहीं सकते थे। तो सुनवाई से पहले विश्वविद्यालय ने अर्जेंट प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय के जो अधिवक्ता है उनको भेजा और उनके अधिवक्ता ने हमारे अधिवक्ता को वो प्रवेश पत्र दिया। तो उसके पश्चात ये एक रास्ता खुला रोहित के भविष्य के बचने का और रोहित की आंखों में सुनहरे सपने सजने का, कि किस तरह से रोहित आज यहाँ पर परीक्षा दे पा रहा है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका के बाद उनको अनुमति मिली। जिला कलेक्टर साहब का भी पूरा मानवीय सहयोग रहा और मेरे जरूर प्रयास रहे, मैं माध्यम बना, लेकिन ये ईश्वर की कृपा ही है। यदि नहीं हो पाता तो नहीं हो पाता। तो कहीं कहीं रोहित के भी पुण्य प्रताप है और ईश्वर की कृपा है, क्योंकि गलती इमित्र वाले की थी। गलत फॉर्म भर दिया गया था। रोहित को 4 वर्ष का फॉर्म भरना था। ये बीए फाइनल में अध्ययनरत इस साल परीक्षा दिए, इसका 12वीं पास का फॉर्म भर दिया। तो जो 2 वर्ष का कोर्स है बीएड का, उसमें तो इसका रिकॉर्ड ही नहीं गया था। तो ऐसी स्थिति में फिर एक बड़ी विचित्र समस्या थी, लेकिन राजस्थान माननीय उच्च न्यायालय ने इसका समाधान हुआ है। हम माननीय न्यायालय को भी धन्यवाद देते हैं और रोहित को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। तो इसी के साथ हम रोहित से बात करते हैं कि रोहित, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप इस एग्ज़ाम में बैठ पाए। आपने बहुत यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत करी है। तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो ये स्ट्रगल वाली लाइफ है, आपको इसने, आप यहाँ पर आप जब आए, आपको पता लगा कि एग्ज़ाम का आपका प्रवेश पत्र आ गया है, पर प्रवेश पत्र आने के बावजूद भी आप इस परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, तो आपको उस टाइम पर आप में क्या चल रहा था आपके मन में, और आपको क्या लग रहा था कि मैं इस परीक्षा में किस तरह से बैठ पाऊंगा या नहीं बैठ पाऊंगा? और आप चरमेश जिसे आप जब मिले तो आपने इनको किस तरह से अपनी बात रखी? जी, सबसे पहले तो मैं श्री चरमेश जी सर को धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मेरी मदद करी, और कलेक्टर मैम को भी धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने भी मेरी हेल्प करी। और सबसे पहले तो क्या है कि मेरा प्रवेश पत्र जारी हुआ तो मेरे को मेरे कोचिंग सर श्री अनिल कुमार मेघवाल जी ने बताया था कि तेरा भाई, उन्होंने ये बताया था कि भाई आपका प्रवेश पत्र में गलती से बीएड 2 वर्ष की जगह बीएड 4 वर्ष में भर गया है। तो उस समय मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी परिस्थिति क्या हो सकती है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने बहुत स्ट्रगल किया है मेरे साथ। एक तो मैं बचपन से ही मेरी नेत्रहीन परेशानी होने के कारण, मेरे नेत्रहीन होने के कारण मेरा मम्मी पापा पे भी बहुत लोड आ गया था, जिसलिए मेरा भाई भी ऐसा है। तो मैं बता नहीं सकता आप लोगों को कि मेरे ऊपर क्या बीत सकती है। ये तो मेरे कोचिंग सर श्री अनिल कुमार वर्मा जी और उनके फादर श्री उदालाल वर्मा जी, उनका मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मेरे को चरमेश जी सर के पास जाने का वो हिम्मत दी, चरमेश जी सर का रास्ता बताया। तो उनसे मैं उनके लिए सबसे पहले धन्यवाद करूंगा उनसे कि उन्होंने मेरे को आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। और कुछ मेरे मम्मी पापा के भी आशीर्वाद हैं, मेरे बड़े जनों, मेरे दादा दादी वगैरह, उनके भी आशीर्वाद रहे जो आज मैं परीक्षा दे पाया। फ्यूचर की प्लानिंग क्या है? आप किस तरह से अपनी स्टडी में आगे आप जाना चाहेंगे? सबसे पहले मैं बीएड में यदि मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो मैं स्कूल लेक्चरर यानी कि 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड का फॉर्म भर के स्कूल लेक्चरर का करना चाहूँगा। और फिर उसके बाद यदि मेरी जॉब वगैरह लग जाती है तो मैं एमए वगैरह भी करूँगा। एमए वगैरह करके और कॉलेज, वैसे तो मेरा ड्रीम कॉलेज लेक्चरर का था, परंतु मैंने सोचा भी क्यों ना मैं पहले अपनी जॉब हासिल करके और पहले अपनी पोजीशन हासिल करके, अपना वो हासिल करके फ्यूचर बना के फिर आराम से स्टडी पे भी करियर फोकस करूँ। भगवान की दी हुई इस नेत्रहीनता के साथ साथ अब आप अपने जो ऑडियो से आप स्टडी करते हैं तो आपको उसमें क्या फेज का सामना करना पड़ता है? जी, ऑडियो से तो मैं पढ़ाई कर लेता हूँ, लेकिन क्या है कि मुझे सबसे पहले तो देखने का फेज, जैसे मान लो और लोग देखते हैं तो मुझे भी दुख होता है कि भाई हाँ काश मैं भी कर सकता, लेकिन कोई नहीं, होता है, क्या कर सकते हैं। अब तो ईश्वर की देन है, इसमें अपन भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप उन बच्चों को किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगे जो आप ही के साथ में कहीं ज़िले में, कहीं किसी गांव में, कहीं किसी रूम में लेके अपने स्ट्रगल जी रहे हैं? उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे जिससे वो आपको देखते हुए उनके मन के अंदर मोटिवेशन हो, ताकि वो आगे आपकी जिस तरह से आपने जिस तरह से एग्ज़ाम दिया है वो बच्चे भी आगे बढ़ सके? जी, सबसे पहले मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि स्ट्रगल करना पड़े तो करना चाहिए। उसके लिए कभी अपन को ये नहीं सोचना चाहिए कि कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा। अपन को
आगे बढ़ना चाहिए और अपने माइंड को हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए भाई, ताकि क्या कैसे किस तरह अपने को इससे उस प्रॉब्लम का अपन को सल्यूशन ढूंढना चाहिए। अपन को इस प्रॉब्लम से निकलना कैसे, अपन को कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि जो अपन उसमें सोच के अपन डिप्रेस हो जाते हैं या अपन अपने परिवार वालों पे भी लोड डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं बनना चाहिए, अपने को सोचना चाहिए भाई इसका सल्यूशन क्या निकल सकता है, अपन जिस प्रॉब्लम में फंसे हैं। दर्शन न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि आपका भविष्य उज्जवल हो और इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाएं। इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। दर्शन न्यूज, जो है आपका अपना विश्वास।